हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एसिड बेस्ड डिसऑर्डर्स में हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बाद लास्ट वीडियो में की थी और आज हम बात करेंगे बचे हुए तीनों डिसऑर्डर्स की, जो है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस को पढ़ने के लिए आप मेरे लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, जहां पे मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस और एनायन गैप को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसके बाद आप हमारी ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसमें हम बचे हुए तीनों डिसऑर्डर्स कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस से। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का जो मेजर कॉज होता है वो होता है इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड किसी रीजन से अगर ज़्यादा हो रहा है या एल्वेलर वेंटिलेशन में डिक्रीमेंट आ रहा है, हम सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर जो नॉर्मल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का इन ब्लड प्लाज्मा इज अप्रोक्सीमेट 5.3 किलोपास्कल। तो अगर जो इसमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है तो अगर हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन की बात करें तो जो pH होता है दैट इज इक्वल्स टू pK यानी कि 6.1 प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 0.23। तो अगर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से pH कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में हैं। इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्लाज्मा में 7.4 से pH कम हो रहा है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन आ रही है। समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि PCO2 जब बढ़ रहा है, मेजर रीजन क्या है PCO2 का बढ़ना, तो PCO2 जब बढ़ रहा है तो pH कम हो रहा है, जिसके कॉजेस क्या हैं? कॉजेस में पहला तो आता है एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम है, लंग्स में कोई इन्फेक्शन है या लंग्स में कोई डिजीज ऐसी है जिसकी वजह से हम वेंटिलेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, किसी को न्यूमोनिया है, एस्थमा है, तो ये सब कंडीशंस में क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सेंटर डिप्रेशन। अच्छा, रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं वो बेसिकली मिड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। मिड ब्रेन से वो सिग्नल जाते हैं, जिसकी वजह से जो रेट ऑफ ब्रीदिंग जो है वो उस पर डिपेंड करता है कि हमें हाई रेट ऑफ ब्रीदिंग चलाना है या लो रेट ऑफ ब्रीदिंग चलाना है, मतलब हाइपर वेंटिलेशन करना है या हाइपो वेंटिलेशन करना है, तो उस पर रेस्पिरेटरी सेंटर डिपेंड होता है। तो अगर जो रेस्पिरेटरी सेंटर में डिप्रेशन आ रहा है या रेस्पिरेटरी सेंटर में कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है जिसकी वजह से वो डिप्रेस्ड हो रहा है, सो इसके एग्जांपल्स हैं सेडेटिव्स। अगर हम किसी पेशेंट को सेडेटिव्स देते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हमें नींद आती है, वो मेडिसिन देते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन आ सकती है। न्यूरोमस्कुलर डिजीज में जैसे कि टेटनस हो गया या फिर माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, तो ऐसे डिजीज में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर में डिप्रेशन आता है। उसके बाद अगर हम न्यूरोटॉक्सिन्स का यूज कर रहे हैं, न्यूरोटॉक्सिन्स का मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स को जो ब्लॉक करते हैं बेसिकली, अगर हम उनका यूज कर रहे हैं उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। सो हमने बेसिकली क्या देखा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, इसके जो कॉजेज हैं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन मेनली है और रेस्पिरेटरी सेंटर में डिप्रेशन है। सो अब हम बात करते हैं कि इसको कॉम्पनसेट कैसे करना है या कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के लिए। जैसा कि हम जानते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयंस का और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का जो रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर जो हम क्या करें, बाइकार्बोनेट आयन और PCO2 का रेशियो मेंटेन कर दें, तो उससे क्या होगा कि अपने आप ही pH मेंटेन हो जाएगा। PCO2 का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अगर जो हम इसको मेंटेन कर दें तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप मेंटेन हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम को एक्सेलरेट करते हैं। कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। गाइस, जो मेरा वीडियो था जिसमें मैंने 3 टियर डिफेंस सिस्टम आपको पढ़ाया था, वहाँ पे मैंने कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो पे जाके इसको अच्छे समझ सकते हैं। मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जिसमें क्या है, जिसमें जो वाटर है वो रिएक्ट करता है CO2 के साथ और बनाता है कार्बोनिक एसिड विच इज H2CO3, और वो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है H+ में और बाइकार्बोनेट आयंस में। H+ क्या होता है, ये तो एक्सक्रीट हो जाता है और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है, ये ECF में चला जाता है। इससे क्या होता है, इससे रेशियो मेंटेन हो जाता है। अच्छा, जो सिस्टम होता है ये मेनली RBCs में चलता है और रीनल रिस्पॉन्स यानी कि किडनीज में चलता है, रीनल रिस्पॉन्स।
अगर जो एक्यूट स्टेज है, अगर एक्यूट स्टेज है तो आरबीसी सिस्टम जो है वो चलेगा। मैंने आपको उसी वीडियो में आरबीसी और रीनल रिस्पॉन्स दोनों में कैसे पीएच बैलेंस हो रहा है, कैसे कार्बोनेट जो बाइकार्बोनेट बफर है वो कैसे मेंटेन हो रहा है, मैंने आपको उसमें अच्छे से बताया है। तो पहले एक्यूट स्टेज में क्या होता है, एक्यूट स्टेजेस में जो आरबीसी होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन जो रीनल रिस्पॉन्स है वो क्रॉनिक स्टेजेस में एक्टिवेट होता है। यानी कि बेसिकली जो रीनल रिस्पॉन्स है उसके दो मेन काम होते हैं, जिसमें क्या होता है, पहला काम होता है बाइकार्बोनेट आयंस का रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा काम होता है जनरेशन ऑफ द न्यू बाइकार्बोनेट आयंस, यानी कि उसमें रीअब्जॉर्ब भी हो रहे हैं और जनरेट भी हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और ये रेशियो मेंटेन हो जाता है और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हमारा सही होने लगता है। ठीक है, सो दिस वॉज द कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। बेसिकली इसमें क्या है, लंग्स काम नहीं कर पा रहे हैं, लंग्स में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी को कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है या फिर आरबीसी को कॉम्पनसेट करना पड़ रहा है। आरबीसी जो है वो एक्यूट स्टेज में काम करती हैं और जो रीनल रिस्पॉन्स है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हाईली इफेक्टिबल रिस्पॉन्स है, तो काफ़ी लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्स है, इसीलिए रीनल रिस्पॉन्स जो होता है वो जल्दी से जल्दी पीएच को बैलेंस कर देता है। ठीक है, सो दिस वाज अ कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग्स, यानी कि हम लोग अपने प्लाज्मा में यानी कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीज़ें देखते हैं जब हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाता है इन द एक्यूट कंडीशन और क्रॉनिक कंडीशंस। अच्छा, पीएच जो होता है वो बेसिकली इसमें कम होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस जो होता है वो बढ़ने लगता है, स्टार्ट टू राइज, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है वो तो ज़्यादा होता ही है। ठीक है, अगर क्रॉनिक स्टेज है तो क्या होता है, क्रॉनिक स्टेज में रीनल रिस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो पीएच है वो या तो नॉर्मल हो जाता है या फिर स्लाइटली लो हो जाता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो ये हाई हो जाता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और PCO2 जो है वो ऑलरेडी हाई ही रहता है। ठीक है, सो दिस वाज द प्लाज्मा फाइंडिंग और बायोकेमिकल फाइंडिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो ये हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम बात करते हैं अल्कलोसिस की और स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिक अल्कलोसिस से। अगर हम अल्कलोसिस की बात करें तो अल्कलोसिस में क्या होता है, पीएच 7.4 से ज़्यादा हो जाता है। 7.35 टू 7.45 नॉर्मल रेंज होती है, इसका जब एवरेज निकालते हैं 7.4 के बराबर होता है, इसीलिए हम बेसिकली 7.4 को लेते हैं। तो अगर जो 7.4 से जो पीएच है वो ज़्यादा हो रहा है देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्कलोसिस। अच्छा, अल्कलोसिस जो है वो बहुत ज़्यादा अकरिंग नहीं है ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि जो ज़्यादातर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो भी रिएक्शंस होती हैं, साइकिल चलती हैं, मेटाबॉलिज्म जो भी होता है, उसमें जो प्रोडक्ट है वो एसिड होता है ना कि अल्कलाई। इसीलिए एसिडिक प्रोडक्ट ज़्यादा होने की वजह से एसिडोसिस कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अल्कलोसिस की कंडीशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है। अगर अल्कलोसिस की बात करें तो अल्कलोसिस दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में क्या होता है, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और रेस्पिरेटरी में क्या होता है, लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जस्ट लाइक एसिडोसिस, जस्ट लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो स्टार्ट करते हैं हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस से। सो मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का जो मेजर जो रीजन होता है वो होता है इंक्रीज्ड बाइकार्बोनेट आयंस। जब बाइकार्बोनेट आयंस का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा हो जाती है नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से, तो क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, बाइकार्बोनेट आयंस क्यों बढ़ेंगे, अगर जो रीजनरेशन या रीअब्जॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयंस का ज़्यादा हो रहा है या फिर कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम ज़्यादा ही एक्सेलरेटेड हो गया है, उसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस देखने को मिलता है। ये अगर बढ़ रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन की बात करें तो pH इज इक्वल्स टू PK यानी कि 6.1 प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू 0.23। हम इसको ऐसे इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये जो होता है, ये अगर इसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा कॉन्सेंट्रेशन की टर्म्स में उसको हम लिख सकते हैं, ये बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। ठीक है, सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से पीएच भी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। सो मेजर कॉज हमारा ये है जिसकी वजह से पीएच में इंक्रीमेंट आ रहा है और जो पीएच है वो 7.4 से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसके कॉजेस की बात करते हैं। इसमें हम बेसिकली 5 कॉजेस देखते हैं, एक्सेसिव रीनल रीजनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, लूप डायूरेटिक्स, पाइलोरिक स्टेनोसिस, हाइपोवोलुमिया एंड अल्कलाई इंजेक्शन। एक एक करके हम सारे कॉजेस को पढ़ते हैं। हम लोग पहले कॉज की बात करते हैं जो कि है एक्सेसिव रीनल रीजनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। बेसिकली बाइकार्बोनेट आयंस का इसमें क्या रीजनरेशन हो रहा है क्योंकि H2CO3 जो है वो कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज की हेल्प से बाइकार्बोनेट आयंस को बना रहा है और बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो बाहर जाके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है और ECF में इसका नंबर बढ़ रहा है। ठीक है,
ये होता है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्ट सिस्टम, जिसमें बेसिकली क्या होता है, सोडियम जो है वो सेल के अंदर जाता है और जो हाइड्रोजन है वो बाहर आता है, ल्यूमेन में जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हाइड्रोजन और पोटेशियम आपस में कंपीट करते हैं यहाँ से बाहर जाने के लिए। पहले क्या होता है, पोटेशियम बाहर जाता है, ठीक है, सोडियम के एक्सचेंज में पोटेशियम बाहर जाता है, लेकिन जब पोटेशियम कम हो जाता है, हाइपोकैलेमिक कंडीशन आ जाती है, यानी कि पोटेशियम जब ECF में कम हो जाता है, हाइपोकैलेमिक कंडीशन में क्या होता है, H+ कंपीट करता है और H+ बाहर जाने लगता है, जिसकी वजह से H+ का जनरेशन ज्यादा होता है और बाइकार्बोनेट आयंस सर्कुलेशन में चला जाता है, और जो H+ होता है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, जिससे क्या होता है, जो यूरिन होती है वो एसिडिक हो जाती है। और ये तब हो रहा है जब पोटेशियम की कमी हो रही है। इसीलिए हम लोग इस डिजीज को या फिर इस कॉज से होने वाली इस डिजीज को हम लोग हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस भी कहते हैं। सो ये था हमारा पहला कॉज। अब हम बात करते हैं लूप डायूरेटिक्स की। अगर हम डायूरेटिक्स का यूज कर रहे हैं, बेसिकली अगर हम यूरिनेशन का नंबर बढ़ा रहे हैं कुछ ऐसे केमिकल्स यूज करके जिसको डायूरेटिक्स कहते हैं, तो डायूरेटिक्स के यूज करने में क्या होता है, बेसिकली ये सोडियम पंपिंग को लूप ऑफ हेनली, यानी कि अगर नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करें तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चर में बेसिकली ये हमारा ग्लोमेरुलस होता है, ये हमारा PCT होता है और ये हमारा लूप ऑफ हेनली होता है, ये DCT होता है जो कि कनेक्ट होता है यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट से। सो जो लूप ऑफ हेनली होता है यहाँ पे सोडियम पंपिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज सारा का सारा डिपेंड हो जाता है सोडियम पंपिंग के लिए, जिससे क्या होता है वही सेम हाइपोकैलेमिक कंडीशन आ जाती है और यही रीजनरेशन ज्यादा हो जाता है और जो H+ होता है वो यूरिन को एसिडिक करता है और बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ECF में ज्यादा हो जाती है। यानी कि ये दोनों रीजंस जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब हम बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस की। अगर हम बात करें पाइलोरिक स्टेनोसिस की, तो ड्यूरिंग वॉमिटिंग जब हम वॉमिट करते हैं तो H+ और Cl- का लॉस हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस का, क्लोराइड आयंस का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे फिर से ब्रेक डाउन हो रहा है कार्बोनिक एसिड का और ये फर्दर फॉर्म कर रहा है H+ और बाइकार्बोनेट आयंस बाहर जा रहे हैं विद द एक्सचेंज ऑफ क्लोराइड, जिसको हम लोग क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं। क्लोराइड आयंस जो है वो आपस से गैस्ट्रिक ल्यूमेन में आते हैं और गैस्ट्रिक ल्यूमेन में H+ और Cl- आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। सो HCO3- क्या हो रहा है, इसमें बाहर आ रहा है, जो कि ब्लड में इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये रीजन था पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि यहाँ पे जनरेशन हो रहा है, ये यहाँ से पैराइटल सेल से बाहर जा रहा है। बेसिकली पैराइटल सेल में ही क्या होता है, H+ और Cl- यहाँ पे इसके ल्यूमेन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पैराइटल सेल में यही हो रहा है। बाइकार्बोनेट आयंस यहाँ फॉर्मेशन होगा, बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे, बाहर जाएंगे और ब्लड में इसका जो है कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी। सो ये हमने बात कर ली पाइलोरिक स्टेनोसिस की। सो अगर हम हाइपोवोल्यूमिया की बात करें तो हाइपोवोल्यूमिया कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है वो ट्रिगर होता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया देखने को मिलता है और हाइपोकैलेमिया की वजह से क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। बेसिकली जो हाइपोवोल्यूमिया है, लूप डायूरेटिक्स है, एक्सेसिव रीनल रीजनरेशन और बाइकार्बोनेट आयंस है, ये तीनों ही हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाइपोकैलेमिक कंडीशंस के लिए, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एल्कलाई इंजेक्शन की। हमने अगर कोई एल्कलाई का इंजेक्शन कर लिया, जैसे कि मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, इसमें बेसिकली जब एसिडिटी होती है, अगर जो हम इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट कर रहे हैं एसिडिटी का, अगर एसिडोटिक कंडीशंस का इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इंजेक्शन, अब एसिडिटी हुई, हमने इंजेक्शन किया अल्कलाई का, उसका हमने इंजेक्शन ज्यादा क्वांटिटी में कर लिया, इसकी वजह से वही एल्कलोसिस जैसी कंडीशन जो है देखने को मिलती है हमें। सो बेसिकली जब भी हम इंजेक्शन ऑफ अल्कलाई यानी कि मिल्क और मैग्नीशिया हो गया, उसका जब इंजेक्शन करते हैं तो हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में और कितने दिन हमें इसका इंजेक्शन करना है। सो ये बात होगी कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की। अब हम बात करते हैं कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ द मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अगर हम बात करें कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, तो इसमें क्या हो रहा है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमने क्या किया था, हाइपर वेंटिलेशन किया था, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन काफी कम थी
और उसमें हमें क्या करना था, बाइकार्बोनेट आयंस और जो PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रेशियो मेंटेन करना था। हमें इसमें भी रेशियो ही मेंटेन करना है और उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोवेंटिलेशन या अंडर ब्रीदिंग करेंगे। लेकिन हाइपोवेंटिलेशन या अंडर ब्रीदिंग करने के कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिक कंडीशन हमारी बॉडी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर हम अंडर ब्रीदिंग करेंगे या स्लो ब्रीदिंग करेंगे जिसकी वजह से कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आ पाएगी और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जो ट्रीटमेंट होता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का वो काफ़ी स्लो रेट से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग्स ऑफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो इसमें जो पीएच होता है वो हाई होता है, जो बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो तो हाई होती ही है, इसके साथ में जो PCO2 यानी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हाई होता है। ठीक है, सो दिस वाज द बायोकेमिकल फाइंडिंग फॉर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो ये हमने बात कर ली मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की, और अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का जो मेजर रीजन होता है दैट इज फॉल इन आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से पीएच ज्यादा हो रहा है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन बेसिस ऑफ हेंडरसन-हेसलबर्ग इक्वेशन। और क्या हो रहा है, इसके कॉजेज की अगर बात करें तो हाइपर वेंटिलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपोक्सिया, हाई एल्टीट्यूड, यानी कि अगर हम हाई एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, हमें हाइपोक्सिक कंडीशंस हैं, एनीमिक कंडीशंस हैं, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो रहा है। और अगर हमें नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एंसेफेलाइटिस हो गया, हेड इंजरी हो गई, उसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हमें देखने को मिलता है। सो दिस वर द कॉजेज फॉर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अब हम बात करते हैं कॉम्पनसेशन की। सो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें क्या करना है, कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम के रेट को कम करना है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमने क्या किया था, कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम को एक्सेलरेट किया था, लेकिन इसमें हमें उसको ऑपोजिट करना है कि हमें इसमें कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम के रेट को कम कर देना है। सो बात करते हैं बायोकेमिकल फाइंडिंग्स की। अगर हम बात करें बायोकेमिकल फाइंडिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस इन एक्यूट एंड क्रॉनिक कंडीशंस, तो एक्यूट कंडीशंस की बात करें तो उसमें पीएच जो होगा वो हाई होगा, बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन स्लाइटली लो होगी, और जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो लो होगा। बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन स्लाइटली लो इसमें इसलिए है क्योंकि जो कार्बोनेट डिहाइड्रेटेज सिस्टम है वो पूरी तरह से लोअर डाउन नहीं हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लोअर डाउन होना। लेकिन क्रॉनिक स्टेज में क्या है, वो पूरी तरह से लोअर डाउन हो चुका है, इसीलिए बाइकार्बोनेट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगी। पीएच की बात करें वो स्लाइटली है नॉर्मल, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था जो किडनी का रिस्पांस होता है या रीनल रिस्पांस होता है वो बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है, इसीलिए यहाँ पे तुरंत चेंजेस देखने को मिलते हैं। और जो PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो दोनों में ही लो होगा। सो दिस वाज द बायोकेमिकल फाइंडिंग फॉर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, और हमारा आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। सो बेसिकली हमने इस वीडियो में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को पढ़ा। सो दिस वाज ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।